क्या आम आदमी पार्टी पर आई आपदा विपक्ष के लिए अवसर लेकर आई है? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विरोधी फिर से एकजुट हो गए हैं, एक मंच पर आ गए हैं? नमस्कार, मैं हूं विवेक चांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। गैर बीजेपी शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी से विपक्ष में माहौल गर्म है। पहले हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल। विपक्ष को एहसास हो चला है कि अब मिलकर मुकाबला नहीं किया तो फिर लड़ाई वजूद की हो जाएगी। मोदी के खिलाफ विरोधी कल दिल्ली के रामलीला मैदान से हुंकार भरने वाले। विपक्ष बहुत बड़ी रैली करने जा रहा है, महाजुटान करने जा रहा है। और इस महारैली में मैं आपको बताऊं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत 27 पार्टियों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार का दाग सिर्फ विपक्षी नेताओं पर है? क्या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, या फिर जांच से बचने के लिए और इन मामलों को खत्म करने के लिए विपक्ष एक मंच पर आ रहा है? यहां अहम सवाल यह भी है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को उलझाया क्यों जा रहा है? क्या विरोधियों को जांच में उलझाकर मोदी 400 वाला टारगेट पूरा करना चाहते हैं, या फिर विपक्ष करप्शन के चार्ज के ऊपर घिर गया है इसलिए विपक्ष साथ आ रहा है? सवाल दोनों तरफ से। इसी पर करेंगे डिबेट। मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा, लेकिन आज के डिबेट में मुख्य सवाल क्या रहने वाले हैं? क्या केजरीवाल के बहाने विपक्ष फिर से एकजुट हो गया? क्या विपक्ष पर आई आपदा विपक्ष के लिए अवसर बन गई? क्या जांच एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल हो रहा है, जो आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहता है? और सवाल यह भी कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष में हो रहा है, एक्शन सिर्फ विपक्ष पर हो रहा है? इसी पर बहुत बड़ी बहस, लेकिन एक पहले रिपोर्ट देखते हैं। विपक्ष की चढ़ाई, वजूद की लड़ाई। बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाई जा रही है, ये बंद करने का संदेश आ जाएगा कल की रैली से। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हथकंडे अपना रही है। मैदान है तैयार, अब आर या पार। किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने बिखरते विपक्ष को फिर से एकजुट कर दिया है। विरोधियों को एहसास हो चला है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, लिहाजा कल रामलीला मैदान से विपक्ष हुंकार भरने की तैयारी कर चुका है। विरोधियों का आरोप है कि विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की जनता चाहती है लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, निष्पक्ष चुनाव हो, और ये जो बार बार विपक्ष पार्टियों के खिलाफ बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाई जा रही है, ये बंद करने का संदेश आ जाएगा कल की रैली से। आपको लड़ाई लड़नी है, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, मगर एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे चुनाव आचार संहिता के दौरान हो पा रहा है? कौन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर्स दे रहा है? क्या चुनाव आयोग ये ऑर्डर दे रहा है कि आप आज इस पार्टी पे छापा मारो, आज इस पार्टी को नोटिस दो? ये गलत है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कानून अलग बने? क्या कांग्रेस पार्टी नियमों की धज्जियां और कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रही? अगर उनको टैक्स एग्जम्पशन था तो उनको केवल रिटर्न ही फाइल करनी थी, नहीं की। उसको लेकर वो एपेलेट अथॉरिटी में भी गए, कोर्ट में भी गए, कहीं से कांग्रेस पार्टी को राहत नहीं मिली है। जो यूपीए का चेहरा बदलकर इंडिया अलायंस रखने का प्रयास किया, वो कहीं सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस का भ्रष्टाचार आज भी सिर चढ़ के बोल रहा है। विरोधियों का आरोप है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तानाशाही के संकेत है। आज हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात भी की।
मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है। संकट सिर्फ आम आदमी पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा पर नहीं है। कांग्रेस का खाता फ्रीज कर लिया गया है, जिसके चलते वो चुनाव की तैयारियां नहीं कर पा रही। कल राहुल गांधी का गुस्सा कुछ यूं सामने आया था। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले विरोधी टूट रहे थे, लेकिन एक बार फिर विरोधी एक मंच पर मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। तो क्या आपकी आपदा विपक्ष के लिए अवसर बन जाएगी? भाजपा की सरकार ने दिल्ली के अधिकार छीन लिए, फिर अब मुख्यमंत्री भी छीन लिया दिल्ली के लोगों से, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के लोगों में आक्रोश है। कल पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में यहाँ इकट्ठा हो रही है। हर जगह से लोग रामलीला मैदान में शामिल होने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जितने प्रमुख घटक हैं, उन सबके जो शीर्ष नेता हैं, वो भी रामलीला मैदान में कल शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इंडिया अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे। उसमें जितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, आप उनका जरा एक बार पूरा का पूरा चरित्र देख लीजिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या जो और भी नाम है, ये सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, चोरी के आरोपों में कहीं ना कहीं लिप्त हैं। तो एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सारे भ्रष्टाचारी अगर इकट्ठे हो रहे हैं, तो देश की जनता उस संदेश को समझती है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या दागी नेता सिर्फ विपक्षी दलों में है? क्या बीजेपी का दामन थामने पर भ्रष्टाचार के दाग धुल जाते हैं? आचार संहिता लागू होने के बाद आखिर विपक्ष को कमजोर क्यों किया जा रहा है? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को 24 में नुकसान होगा? क्या मोदी के खिलाफ विरोधी मजबूती से एकजुट हो चुके हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, विक्रम लोहिया को जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सिद्धार्थ शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पैनल पर मौजूद सभी मेहमानों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। सिद्धार्थ जी, चूंकि आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले डिबेट की शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। सवाल यह है कि कल बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, और ये रैली क्या अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ है, या ये रैली आपदा को अवसर में बदलने के लिए रैली है, या ये रैली वजूद की लड़ाई की रैली है कि अगर अभी साथ नहीं आए, बेशक एक दूसरे को आज तक गाली देते थे, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते थे, एक दूसरे की कमियां निकालते थे, लेकिन अब साथ नहीं आए तो फिर आगे की राजनीतिक लड़ाई भी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए साथ आ रहे हैं। सिद्धार्थ जी। जी शांडिल्य जी, आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो बहुत सही है, सबका हिसाब होगा। उसी के अंतर्गत आप पूछ रहे हैं कि कल रामलीला मैदान में क्या होगा। तो कल रामलीला मैदान में ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेरे नौकर ने मेरे बच्चों की गाढ़ी कमाई 8,000 करोड़ रुपया गैर कानूनी फिरौती रख ली है, ऊपर से मेरी पहलवान बेटियों को छेड़ता है, मेरे बूढ़े किसान बाप पर गोली तक चला दी है, प्रधान सेवक बन के आया था, अपने आप को अब सबके ऊपर डंडा चलाने वाला समझ लिया है, अब पूरी दुनिया में मेरी नाक कट रही है। कल उसे अलविदा कर देंगे, बस इतना ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा, कल अलविदा कर देंगे। प्लान तो बता दीजिए, कैसे अलविदा कर देंगे, लीडर कौन होगा, एलिगेशंस आपने जो ये अभी कविता सुनाई, ये जिसने भी लिखी, अगर आपने लिखी तो आपकी स्क्रिप्ट की मैं तारीफ करता हूं, लेकिन आपने जो एलिगेशन, आरोप लगाए, उसको आप
डिफेंड कैसे करेंगे, उसको लोगों के बीच लेकर कैसे जाएंगे, कितने देर का ये कार्यक्रम होगा, कितने लोगों की जुटाने की योजना है, आप लोग एकजुट हो क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मेरे ख्याल से हम लोग एकजुट क्यों हो रहे हैं ये तो मैंने बता दिया। हुआ ये है कि रावण ने सीता जी को जबरदस्ती हिरासत में रख लिया है। अब जब आप किसी को जबरदस्ती हिरासत में रख लेंगे तो सीता जी क्या करेगी? वो तो विरोध नहीं करेगी, वो तो आराम से रावण की जेल में पालथी मार के बैठ जाएगी। अब वानर सेना वो करेगी जो उसे करने की जरूरत है। सीता यहाँ पे सज्जनता है और इस देश की 140 करोड़ जनता वानर सेना है। बस यही कहना चाहता हूँ। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी सीता है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि सीता सज्जनता है और इस देश की 100 करोड़ जनता वानर सेना है। बस यही कह रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। कौन सा विपक्ष? आप अरविंद केजरीवाल जी को ही पूरा विपक्ष मानते हैं या फिर हेमंत सोरेन जी को, जेएमएम पार्टी को ही पूरा विपक्ष मानते हैं? मुझे तो नहीं लगता। अब राहुल गांधी बिल्कुल अभी प्रचार कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार इलेक्शन में प्रचार कर रहे हैं, उनको तो कहीं कोई रोक टोक नहीं है। ममता बनर्जी लगातार प्रचार कर रही हैं, तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव प्रचार कर रहे हैं। सब तो अपनी अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। तो फिर कहां लोकतंत्र खत्म हो गया और आप बोल रहे हैं कि भाई ये पूरी विपक्ष की लड़ाई हो गई है? नहीं, मैंने विपक्ष की लड़ाई नहीं कही। मैंने ये कहा कि भारत में जैसे किसान थे, किसान तो कोई विपक्ष नहीं थे, उनके ऊपर गोली क्यों चला दी? महिला पहलवान थी, वो तो विपक्ष नहीं थी, उनके साथ छेड़खानी क्यों कर दी? जो लाखों बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं वो तो विपक्ष नहीं है, उनकी परीक्षाएं क्यों नहीं होने दे रहे हैं? तो सवाल यह है कि विपक्ष क्या होता है? विपक्ष कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत की किसी भी सरकार को, शांडिल्य जी आपने क्योंकि मुझे ज्यादा समय दे दिया इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मुझे लगा कभी कभी आप समय कम देते हैं, आप बहुत शॉर्ट चलते हैं, इसीलिए शॉर्ट में मैं दे रहा था। आप क्योंकि दूसरी बार सवाल पूछ रहे हैं इसलिए बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ आपने बुलाई है। कल के लीडिंग पार्टी दिल्ली में आपकी सरकार है, आप ही पार्टी रहेंगे वहां पर, आप ही इसराइली को लीड करेंगे, तो आपको समय देना बनता है। आपकी मैं जानना चाहता हूं आपकी रणनीति क्या है 24 को लेकर। सिर्फ विरोध करने के नाम पर लोग आपके साथ आ जाएंगे अगर ऐसा लग रहा है तो फिर तो ये 24 के चुनाव में आप लोग किस तरह से मुकाबला करेंगे, सोचने वाली बात है। सिद्धार्थ जी आपका जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। ठीक है, मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल जी। पहले बात तो धन्यवाद। कल देख लीजिएगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कल जो रामलीला मैदान में जो भीड़ आएगी, जो जनता आएगी, वो जनता बता देगी कि जनता की मानसिकता क्या है। दूसरी बात, सबसे पहली बात, कोई भी सरकार हो सर, आम आदमी पार्टी की भी अगर सरकार दिल्ली में है ना, तो वो सरकार जिन लोगों ने उसे वोट नहीं डाला है उसकी भी वो सरकार होती है। वैसे ही भाजपा की आज अगर देश में सरकार है तो तमिलनाडु में अगर उसको 0 सीटें भी आई है ना, तो तमिलनाडु के लोगों की भी वो सरकार है। तो आप अगर एक तरफ अपने आप को मोदी जी कहते हैं कि मोदी का परिवार है, तो मुझे बताइए परिवार में तो सभी आपके रिश्तेदार होते हैं। कोई आपका बाप होता है, कोई आपका बेटा होता है, कोई आपका भाई होता है। तो आप मुझे बताइए, बाप के ऊपर, किसान के ऊपर गोली चलाई जाती है, बेटा है उसके ऊपर, उसको परीक्षा में जाने से पहले मारा जाता है, बेटी होती है उसके साथ छेड़खानी करते हैं, छोटा भाई अरविंद केजरीवाल है उसको जेल में डालते हैं। ये कैसा परिवार चला रहे हैं महाराज? आप कह तो रहे हैं परिवार चला रहे हैं, गुंडाई, तो ये गुंडाई का तो जवाब होगा ना सर। राजनेताओं को पॉलिटिकल माइलेज मिलना चाहिए, चाहे करप्शन के चार्जेस हों, चाहे कोई भी चार्जेस हो, उनको चुनाव के समय गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। यही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। ये तो दुनिया अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है तो दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ आपसे सवाल क्यों कर रहा है? आपने अमेरिका और तो आपको आलोचना करनी चाहिए कि भारत के अमेरिका और जर्मनी को मामलों में अमेरिका दखल देने वाला कौन होता है? राष्ट्र संघ के ऊपर अमेरिका किसी का बाप है सिद्धार्थ जी, अमेरिका किसी का बाप है, जर्मनी किसी का बाप है। मैं तो खुलकर कह रहा हूँ। कौन होते हैं ये दखल देने वाले ये लोग? सर मैं भी कौन है ये लोग? 1947 में देश आजाद हो चुका है। करने के लिए जर्मनी कोई नहीं होता भारत के विषय में। बिल्कुल सही बात है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोल दिया है, मोदी जी संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर चढ़ाई कर दे, उनको भी, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी चढ़ाई कर दे, पूरी दुनिया के साथ चढ़ाई कर दे। मना कौन कर रहा है? आप विश्व गुरु हैं तो चढ़ाई कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था में कोई नहीं बोल सकता। अब संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया, अमेरिका ब्लैक लाइफ मैटर के ऊपर अपने देश की स्थिति संभाल नहीं पा रहा है। अमेरिका अपना घर देखे, जर्मनी अपना घर देखे जो चाइना की गोद में जाकर बैठा हुआ है। मैं तो कभी भारत तो कभी किसी दूसरे दूसरे देश के मामलों में तो इंटरव्यू नहीं करता। आप लोग इन चीजों को एंटरटेन क्यों करते हैं? ये तो ठीक बात नहीं है। ट्रंप सरकार कौन किया था?
बराक ओबामा के साथ मेरे 2 तलाक के संबंध है, ये दोनों काम तो मोदी जी किए थे। आप अगर जाके आबाइल मार कीजिएगा अमेरिका से, तो अमेरिका भी जबरदस्ती आपके साथ आबाइल मार करेगा। किसने कहा था आपकी बात ट्रंप सरकार करने के लिए? अभी अमेरिका और जर्मनी नहीं जा रहे हैं सिद्धार्थ जी, अभी कल की रैली की बात कर रहे हैं। मोदी जी की थूथू हो रही है जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। सिद्धार्थ जी, अभी अमेरिका और जर्मनी नहीं जा रहे हैं, अभी कल की रामलीला मैदान में ही रहते हैं, कल तक रामलीला मैदान में ही रहते हैं। जरूरत पड़ी तो फिर अमेरिका और जर्मनी को जवाब देने के लिए इस देश का कूटनीतिक तंत्र भी और देश में सिस्टम भी बना हुआ है। खेमचंद जी, आपने विपक्ष को अवसर दे दिया, विपक्ष के ऊपर आपदा आया तो विपक्ष इसे अवसर बनाकर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। भ्रष्टाचारी जेल से सरकार चलाने के लिए जन समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये कहते हैं यूएन ने कहा है, जर्मन ने कहा है, अमेरिका ने कहा है। मैं आपको बता दूं, वो पत्रकार बंधु कौन है? वो फजल अंसारी है, बांग्लादेश से आता है। और उनसे कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी जी यूएस जाते हैं तो मिलते हैं, और हम सब जानते हैं किस तरीके से वो अलग अलग मुद्दों पे भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम करता है, परसेप्शन क्रिएट करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति की हेल्प और ऐसे व्यक्ति के इनिशिएटिव पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खुश हो रही है। होने दो, क्योंकि ये हमेशा से जब देश बदनाम होता है, या तो ये खुद देश बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसी एजेंसियों की सहायता लेते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं जो देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत का जो महाजुटान हो रहा है वो 2024 में क्या आपके लिए टेंशन वाली बात है? कोई टेंशन का सबब है, चुनौती है आपके लिए? क्योंकि इससे पहले हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पहले विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर मतभेद था, चाहे वो क्षेत्रीय दलों में सीटों को लेकर हो, या फिर लीडरशिप को लेकर हो, या फिर सीट बंटवारे को लेकर हो। लेकिन अब सारे मतभेद दूर हो गए, अब सब एक साथ आ रहे हैं। तो मैं इस पर जवाब जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या आप चाहते ही थे कि ऐसा हो जाए? विवेक जी, टेंशन इसलिए नहीं है, और हम इसको बहुत ज्यादा सीरियसली इसलिए नहीं ले रहे, तो ये कोई रोड मैप प्रस्तुत नहीं कर रहे, कोई अल्टरनेटिव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए कोई विचारधारा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अवमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग कानून चाहते हैं, उनके लिए एक्सेप्शन चाहते हैं, उनके लिए एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट चाहते हैं, जो अब पॉसिबल नहीं है। अब सभी भ्रष्टाचारियों पे अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता तो सब पे एक्शन होगा। अब कांग्रेस कहती है हमारे खाते क्यों सील हुए? अरे भाई, अगर आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करोगे, एक आम आदमी अगर इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करता है तो उसको नोटिस आता है और उसको चार्ज देने पड़ते हैं, उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो आपको क्यों नहीं देनी पड़ेगी? आपके लिए अलग से ट्रीटमेंट क्यों? वैसे ही केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके 2 मंत्री जेल में हैं, उनके एमपी जेल में है, वो अब खुद जेल में है और उनको जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने भी उनको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। कोर्ट ने जब देखा कि हाँ, ईडी के पास क्रेडिबल एविडेंस है, लिंक हो रहे हैं, डिजिटल डेटा है और लिंकिंग हो रही है, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन नहीं दी। अब ये कहते हैं नहीं जी हम सही है, हम पे जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है। जवाब दे दिया आपने, कहा कि हम इनको सीरियसली ले ही नहीं रहे। लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों का एक जमघट है, और भ्रष्टाचारियों का जमघट भ्रष्टाचार को आज भारत एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही कोई भारतीय एक्सेप्ट करता। जी दीपक रंजन जी, ये थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लगेगा कि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विरोध करती रही, दिल्ली में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, शीला दीक्षित के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, दोनों पार्टियां एक मंच पर होंगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मतभेद थे वो खत्म हो गए, वो दोनों पार्टियां एक मंच पर होंगी। टीएमसी कांग्रेस के बीच के सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे, दोनों पार्टियां एक मंच पर होंगी। यानी अपोजिट विचारधारा वाली पार्टियां एक मंच पर आकर अपनी बात समझाने की कोशिश करेगी, तो क्या इंपैक्ट जाएगा इससे? देखिए विवेक जी, ये बिल्कुल सही है कि आपके इस शो का नाम बहुत अच्छा है, सबका हिसाब होगा। बिल्कुल सबका हिसाब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, सबका हिसाब होगा। देखिए पहले जब चुनाव होते हैं तो थाने और चौकी जो है वो किस तरह के 107-16 का बेजा इस्तेमाल करके जो विपक्ष के राजनीतिक दल होते हैं उनके ऊपर 107-16 का जो जिस तरीके से नोटिस सर्व होता है, और ये कहा जाता है कि आप चुनाव में जो है आप निकलना नहीं, आप बूथ पे दिखना नहीं, आप प्रचार करते हुए कहीं अपने क्षेत्र में दिख मत जाना। उसी तरीके से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, अरे इन्होंने तो ईडी और सीबीआई की गर्मा भी इन्होंने गिरा दी है। और रहा सवाल देखिए विपक्षी एकता का, विपक्षी एकजुटता का, आज की तारीख में विपक्ष जो एकजुट हो रहा है वो देश को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है, वो संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है, वो किसानों की आवाज बनकर के एकजुट हो रहा है, वो खिलाड़ी बहन बेटियों की आवाज उठाने के लिए एकजुट हो रहा है, देश की आवाज बनने के लिए एकजुट हो रहा है। आज की तारीख में लाइक माइंड के सारे लोग कल वहां पे इकट्ठा होंगे, जिसका कवरेज आप लोग करेंगे और आपको दिख जाएगा। ये ऐसा नहीं कि किसी को अपनी वजूद बचाने की कोई जरूरत है या किसी का वजूद खतरे में या हम अपना वजूद बचाना चाह रहे हैं, लेकिन
साथ ही साथ ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपको पूछना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस ने क्या कहा, सपा ने क्या कहा, आपसे क्या हुआ। अरे ओम प्रकाश राजभर जी को तो आपने मंत्री बना दिया। ओम प्रकाश राजभर जी ने पानी भर पी के बोरा भर भर करके गाली दी थी। उन गालियों को मैं आपके सम्मानित चैनल पर मैं कह भी नहीं सकता। नीतीश कुमार जी का डीएनए टेस्ट कराने की बात कही थी अमित शाह जी ने। देखिए ये भूल जाते हैं, टेस्ट कराने से बड़ी गाली कोई हो नहीं सकती। एक एक करके खेमचंद जी, एक एक करके मैं इनका जवाब दे दूं? नहीं, आप बताओ ना ओम प्रकाश, आप एक मेरे पास विक्रम जी और संजय राणा जी दोनों वेट कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई आप दीपक की बात पूरी कीजिए। देखिए विवेक जी, विवेक जी इन्होंने ही कहा कि मोदी है तो सब मोदी है, सब पर भारी है। अरे मोदी सब पर भारी है तो छोटे छोटे दलों को लेने की इनको क्या मजबूरी आ गई? ओम प्रकाश राजभर जी उनको गालियां पानी पी के दिया था या नहीं दिया था? नीतीश कुमार जी का डीएनए टेस्ट कराने के बाद इन्होंने कही थी या नहीं कही थी? आज उनके साथ ये क्यों गलबैया कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के को उन्होंने टिकट तक दे दिया, उसका उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी है इनकी? तो आप ये सवाल आप इनसे भी पूछिए कि जब तुमको इतनी पानी पी के गाली दी थी, इतने गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, किसी को मंदिर भेजने की बात की थी, किसी को कहा था देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे हैं, दूसरे नंबर के झूठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, तो क्यों उनके साथ जो है इन्होंने अलायंस कर लिया? क्यों उनका अपना अलायंस पार्टनर बना लिया? है कोई जवाब इनके पास? ठीक है, मैं इसका जवाब लूं, लेकिन पहले विक्रम जी और संजय जी आपके पास आ रहा हूं। लेकिन विक्रम जी के पास पहले जा रहा हूं। विक्रम जी, वही सवाल आपके लिए भी है। आप और आम आदमी पार्टी एक मंच पर मोदी के विरोध में, मोदी सरकार के विरोध में जब रहेंगे, दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली के लोगों के सामने, तो क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है विवेक भाई। मैं ये बोलना चाहता हूं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश से जो वादे किए, आज भी वो गारंटी दे रहे हैं। हंसी आती है मुझे कि वो आज भी गारंटी देने की बात करते हैं, 2047 तक का प्लान बताने की बात करते हैं। 2014 में जो उन्होंने गारंटी देने की बात की थी, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, धोखा है ना महिलाओं के साथ, झूठ बोला। उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार झूठ बोला ना देश की जनता से। बहुत 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी युवाओं से, झूठ बोला युवाओं से। उन्होंने कहा 2022 तक सबका पक्का घर होगा, 2024 चल रहा है। हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, ऐसा कब होगा? मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, झूठ बोला किसानों से। रोज 30 आदमी हमारे देश के अंदर 25 से 30 किसान डेली आत्महत्या करते हैं, भूख की वजह से, कमाई उनकी नहीं है, कर्जे की वजह से। कर्जा माफ होता है अडानी अंबानी जैसे बड़े व्यापारियों का। मनमोहन सिंह जी ने कर्जा माफ किया किसानों का। मैं तो ये मानता हूं कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर अकेले चुनौती दे सकती है। राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, आपके पास अच्छे नेताओं की कोई कमी नहीं है, तो फिर आपको उन दलों की क्यों आवश्यकता है जिनके आप ही खिलाफ थे, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं? उन दलों की आवश्यकता क्यों, उन नेताओं की आवश्यकता क्यों है आपको? मैं बताना चाहता हूं जी, बोलिए ना। मैं बताना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी मंच के पटल से कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार, और आज वो प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठ करके उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहा है। नहीं, अजीत पवार जी के साथ तो आप भी सरकार चला रहे थे ना, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी। अजीत पवार जी के साथ तो आप भी थे। मैंने आपसे कहा प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ सरकार चल रही। अच्छा सुनिए ना विवेक भाई, प्लीज आप मुझे मेरी बात पूरी कर लीजिए। हाँ। प्रधानमंत्री जी हमारे साथ सरकार चलाते समय बोला संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आइएगा कि ये वही अजीत पवार है जो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है। जी, आप मेरी बात सुनिए। अजीत पवार को प्रधानमंत्री जी ने हमारी सरकार के समय बोला, और जब वो आपके समर्थन में आके खड़ा हो गया तो वो दूध का धुला हो गया। जी, तो प्रधानमंत्री जी देश की जनता से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं करते हैं। स्क्रीन पर लेकर आइए। जी, लेकिन विक्रम, मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। एक चोर होता है वो साहूकार को ठगता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री एक देश का नेता होता है जो जनसेवक होता है, वो देश की जनता को ठगता है। यही सवाल दिल्ली की जनता अगर कांग्रेस देश की जनता को ठगना, जिस पार्टी पर 100 करोड़ के करप्शन का आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशन लगाया, आप आज उस पार्टी के साथ एक मंच को साझा कर रहे हैं, तो आप दिल्ली की जनता को क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, मैं इस सवाल पर आना चाह रहा हूं, उसके संजय जी आपके पास जा रहा हूं। निश्चित तौर पे हमने निश्चित तौर पे विवेक भाई हमने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, लेकिन हमने उस मुद्दे पे यह भी कहा था कि जब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोक दिया जाता है, जब इनकी विदेश जाने की फाइलों को रोक दिया जाता है,
आपके चैनल पे ही मैं ये सुन चुका हूं कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति है, उपराज्यपाल के पास ज्यादा शक्ति है, दिल्ली सरकार से ज्यादा शक्ति केंद्र सरकार के पास है, उपराज्यपाल साहब के पास है। तो उपराज्यपाल साहब जब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल को रोकते हैं, जब उपराज्यपाल साहब इनकी विदेश जाने की फाइल को रोकते हैं, तो उन्होंने लिखकर पॉलिसी को क्यों नहीं रोका? जांच का घेरा उनके ऊपर भी आना चाहिए। संजय राणा जी, उपराज्यपाल साहब ठीक है, विक्रम जांच भी करके बताएं। विक्रम जी, आ रहा हूं आपके पास। संजय राणा जी, क्या विपक्ष ने इस आपदा को अवसर में तब्दील किया है? ये सवाल तीसरी बार इसलिए पूछ रहा हूं, दर्शकों को कहीं ये ना लग रहा हो कि क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। 27 दल एक मंच पर आ रहे हैं। इससे पहले ऐसा शायद मुमकिन तब हुआ था जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक हुआ करते थे और पटना में उन्होंने सभी दलों को आमंत्रित किया था और उसके बाद मुंबई में एक महाजुटान देखने को मिला था। तो मुंबई की वो तस्वीरें मेरे जहन में रिकॉल हो रही हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में 27 पार्टियों का, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर से लेकर पार्टी से लेकर वहां दक्षिण की पार्टियां तक शामिल हो रही हैं। विवेक जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा है कि आपने एक चीज का शायद ध्यान रखना भूल गए। 2018 में ऐसे बेंगलोर में भी सब लोगों ने गलवैया की थी और ऐसे ही हाथ उड़ा खड़े थे जहां पे मायावती जी भी थी। आप तो मायावती जी नहीं आ रही हैं। अभी हमारे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि इन्होंने मुद्दा उठाया था। देखिए, ऐसा होता है जब आदमी अपाहिज हो जाता है तो उसको बैसाखी के सहारे की जरूरत होती है। तो कांग्रेस यहाँ पे अपाहिज पार्टी की तरह हो गई है। तो उसको जो डूबते को क्या तिनके का सहारा होता है, तो उसको क्या चाहिए? इस आपदा में मौका ढूंढ रही है, अवसर ढूंढ रही है कि चलो इसी सहारे अपनी नैया पार कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे मित्र ने बोला कि महंगाई बढ़ गई। भैया 2-3 आंकड़े रख दे तो 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। 74 रुपए पेट्रोल था, 72 रुपए छोड़ के गए थे, 105% वृद्धि हुई थी, आज 34% है। आटा 7 रुपए था, 28 रुपए का हो गया था। आप समझ लो कितने % बढ़ गया है। ये दूसरा हो गया। गैस सिलेंडर आपके जमाने में 1241 रुपए का नॉन सब्सिडी वाला था, आज 900 रुपए का है। और रेणुका चौधरी का बयान भी सुन लीजिएगा, बोली थी क्या 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते हो? तो आंकड़े लेके बैठा चाहिए। जहां तक किसानों की बात होती आई की भी बता देता हूं भैया, 2014 में वीट का एमएसपी प्राइस 1400 रुपए था, आज है 2250 रुपए। तो जरा पढ़ के आया करिए, आएंगे डिबेट में तो आराम रहेगा। एक ही चीज को बार बार बोलने से होता नहीं। देखिए, जहां तक आपने बोला आपदा में अवसर, देखिए ऐसा चोर मौसेरे भाई, आप ऐसा करो, सब लोग मिलकर एक ड्राइंग रूम में बैठ जाओ और कॉफी चेयर पे या चेयर्स करने बैठ जाओ। उससे क्या जनता आप पे विश्वास करेगी? आपके पास मुद्दे क्या है ये बताइए। आप बोलते हो कि मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों करें? भाई आपने भ्रष्टाचार क्यों किया? अगर भ्रष्टाचारी नहीं हो तो आप कोर्ट रूम में स्पीच क्यों दे रहे थे? जिरा जो करता हो संजय राणा जी के साथ सिद्धार्थ जी को स्क्रीन पर लाइए। संजय राणा जी, जवाब पूरा कीजिए आप अपना। भाई कोर्ट रूम में जिरा होती है, कोर्ट रूम में बयानबाजी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बयानवीर है। वो तो बयानवीर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। कोर्ट में हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। भाई मुझे एंटीसिपेटरी बेल के लिए डाला था, उसको रिजेक्ट कर दिया। संजय जी, मुझे एक बात, मैं आ रहा हूं खेमचंद जी आपके पास। संजय जी, मुझे एक बात बताइए ना, 6000 केस लगभग मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून आने के बाद। एक मिनट, एक प्रश्न करना चाहता हूं। प्रश्न का आंसर भाई, एक प्रश्न करना चाहता हूं। पूछिए विक्रम जी, बोलिए। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी भाई साहब ने मुझे बड़े अच्छे से आंकड़े बताने की बात की, संजय राणा जी ने। शायद संजय राणा जी आपकी मेमोरी थोड़ी कमजोर है। उन्हीं आंकड़ों को प्रधानमंत्री जी ने गलत बताया था कि ये बहुत महंगाई है। तो प्रधानमंत्री जी दाम घटाने के लिए आए थे या बढ़ाने? मेरी सरकार में बढ़े थे। अरे इसका आंसर दे देता हूं, आप किस लिए आंसर दे देता हूं, सुन तो लो, आंसर दे देता हूं। अरे आंसर दे देता हूं। अरे मान्यवर सुन लो, बगले में झांकना, अभी आंसर लो। 72,000 रुपए थी पर कैपिटा इनकम। अरे 72,000 रुपए थी पर कैपिटा इनकम, आज 1,82,000 रुपए पर कैपिटा इनकम, डबल है। महंगाई कितनी है? महंगाई पे भी आंसर देता हूं भाई। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन आज के दिन में 5.68% है और आपका एवरेज फूड इन्फ्लेशन 8.9% था। भैया आप आंकड़ों का मेरे साथ खेलिए, ठीक है? देखिए आंकड़ों की बाजीगरी, हमारा देखिए संजय जी, विक्रम जी, देखिए संजय जी, विक्रम जी, सुनिए ना, आप दोनों प्रबुद्ध हैं, आप दोनों बुद्धिजीवी हैं। सुनिए ना मेरी बात, संजय सुनिए ना मेरी बात। महंगाई, संजय जी सुनिए ना, विक्रम जी सुनिए। देखिए पर्सनल नहीं होते हैं, पर्सनल होने से क्या डिबेट का वक्त जाया होगा और दर्शकों का भी टाइम थोड़ा सा जाया होता है, तो मैं उस फेवर में कभी रहता नहीं हूं। मैं ये जानना चाह रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद जी हैं, संजय राणा जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, 6000 लगभग केस दर्ज किए गए हैं जब से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून आया है। 24 मामलों में कन्विक्शन हुआ है, 25 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ है। तो अगर ये कहा जाए कि सिर्फ केस रजिस्टर करने के लिए ईडी है, भाई 6000 में सिर्फ 24 मामलों में कन्विक्शन,
और 25 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ है। संजय जी देखिए ऐसा है, 6000 केस रजिस्टर्ड है। आपको पता है कि लालू प्रसाद जी का केस कब रजिस्टर्ड हुआ था? आज से 20 साल पहले। कन्विक्ट कब हुए थे? कुछ साल पहले। तो देखिए केस रजिस्टर्ड होना, ट्रायल चलना और ट्रायल के बाद सजा होने में प्रोसेस में टाइम लगता है। आपको ही पता होगा कि मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं रहे, 2005 में उनको जेल भेजा गया जिस केस में, उनको अभी जाकर के केस में उनको उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ था पहले और जाके कन्विक्ट अभी हुए थे। तो हमारा जो केस होता है लंबा चलता है। विक्रम लोहिया जी एक सेकंड, सिद्धार्थ जी को लेकर आई स्क्रीन पर। सिद्धार्थ जी को लेकर आई। सिद्धार्थ जी, विक्रम जी आ रहा हूं मैं आपके पास, वापस आऊंगा। देखिए केस रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें प्रोसेस होता है, उसके बाद कन्विक्ट होता है, ट्रायल होता है। अपने लॉ अपना पता है कि आपका जो जुडिशरी सिस्टम है इसमें टाइम लगता है। जहां तक बात हो रही थी कि कल की जो आम आदमी पार्टी की, भैया हमारी भाभी जी कल व्हाट्सएप नंबर रिलीज की थी कि अपने भाई के लिए संदेश भेजे, व्हाट्सएप नंबर बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि आपके पास जो संदेश आने थे वो संदेश गलत आने लगे। आप तो उम्मीद कर रहे थे किसी और का। परिवारवाद का सबसे ज्यादा विरोध करने वाली हमारे आम आदमी पार्टी है और उन्हीं को अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं। भाई हम कहते हैं हमारे प्रवक्ता जो बैठे हुए यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सिद्धार्थ शर्मा जी, इनके अंदर क्या योग्यता की कमी है? ये क्यों नहीं अध्यक्ष बन सकते, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो शुभकामनाएं देता हूं। हम तो बोलते हैं आतिशी जी क्यों नहीं बन सकते, सिद्धार्थ सौरभ भारद्वाज जी क्यों नहीं बन सकते? पत्नी ही क्यों आकर के उस आसन पे बैठ करके वो दे रही है? नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हर आदमी दावा कर सकता है और मैं तो दावा नहीं, मैं तो सिद्धार्थ भाई को बनना चाहिए। संजय जी मैं भी एनकरेज करूंगा कि वो भी दावा कर दे कि भाई वो दिल्ली को अच्छे से चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं, योग्य व्यक्ति है वो। लेकिन सिद्धार्थ जी एक बात बताइए, आप कहते हैं भाई पूरा विपक्ष कार्रवाई के घेरे में। अरे भाई विपक्ष कार्रवाई के घेरे में कैसे? अगर हेमंत जी पे मामला चल रहा है या अरविंद केजरीवाल जी ट्रायल का सामना कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। बाकी सारे नेताओं पर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो आराम से इलेक्शन में प्रचार कर रहे हैं। 27 दलों के बड़े बड़े नेता आपने बुला रखे हैं। कल विपक्ष दिल्ली की रामलीला मैदान में एकजुट हो रहा है, लेकिन संविधान खतरे में। विपक्ष रामलीला मैदान से केंद्र सरकार की आलोचना करेगा, सवाल उठाएगा, जो कि जायज है। विपक्ष को सरकार की आलोचना करनी चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, जायज बात, अच्छी बात है। लेकिन लोकतंत्र और संविधान कैसे खतरे में आ गया जब दिल्ली में ही सारे नेता मौजूद हैं और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो संजय राणा जी का धन्यवाद कि उन्होंने मेरे बारे में इतनी अच्छी शाब्दिक क्या कहते हैं श्रृंगार के भाषा का इस्तेमाल किया। उनको मेरा भी कर दीजिए, मैंने भी किया था। एक से संजय जी मेरा भी कर दीजिए, मैंने भी किया था। क्यों नहीं हो सकते? मुझसे क्या एतराज है सिद्धार्थ जी? मुझसे कोई नाराजगी है तो बता दीजिए। नहीं, आप तो एंकर हैं, आप निष्पक्ष हैं, तो आपके बारे में थोड़े कुछ कह सकते हैं। आपका काम है मेरा क्लास लेना। मैं तो नहीं, मैं तो हर किसी का शुभचिंतक हूँ। मैं तो क्लास लेना, मैं तो हर किसी का शुभचिंतक हूँ। सिद्धार्थ जी आपका भी हूँ, खेमचंद जी का भी हूँ, संजय जी का भी हूँ, दीपक जी का भी हूँ, विक्रम जी का भी हूँ। सिद्धार्थ जी आपका जवाब। जी, संजय राणा जी को उन्होंने मेरे बारे में अच्छे अलंकारों का इस्तेमाल किया, इसका धन्यवाद। लेकिन वो जब कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में बोल रहे थे तो जैसे अपने प्रधान जी के तरह ना वो भी उनको आ जाओ चले जाओ, तो एक वचन में बोलना, कोई हिंदी की भाषा के बहुत जानकार व्यक्ति थोड़ा अपनी जिह्वा पर ध्यान रखता है, एक वचन में किसी से बात नहीं करता, सबको आप ही बोलना पड़ता है। बराक ओबामा को प्रधानमंत्री जी तू तड़ाक कर लें, वो अपनी जगह पे, उनका अपना लेवल अलग है। हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग एक दूसरे को आदर देना चाहिए। तुम नहीं बोलना चाहिए, आप बोलना चाहिए। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा, उसी चीज को फिर से कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट में अपनी बात कहते हैं ना, तो दुनिया ये देखती है कि भारत के एक प्रधानमंत्री जी हैं जो कि 10 साल तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, और दिल्ली का एक मुख्यमंत्री है जो कि कोर्ट में अपनी बात खुद रखने की मादा रखता है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहीं ये नहीं कहा कि मुझे किसी तरह की रिहाई दे दीजिए या मुझे जमानत दे दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा आपको जितना दिन है मुझे रख लीजिए। अब दिक्कत यह है कि जब दिल्ली के क्या कहते हैं, दिल्ली की हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल कहीं से सरकार चलाएं, न्यायपालिका को कोई दिक्कत नहीं है। भारत के संविधान में अरविंद केजरीवाल कहां से दिल्ली की सरकार चलाएं इसके बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। दिल्ली में जब हमने एक महीना पहले 25 लाख घरों में जाके सर्वे किया था तो 95% दिल्ली की जनता ने कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल को हमने वोट दिया है, वो हमें कहीं से भी सेवा करें, हमें दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला काहे दीवाना हो रहा है? अब्दुल्ला दीवाना होने की कोई जगह ही नहीं बची है। तीसरी बात, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आप लोग इस गलतफहमी में है कि कल कोई विपक्ष का कार्यक्रम है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश के गाढ़ी कमाई के 8000 करोड़ रुपया गैर कानूनी पैसा भाजपा के पास है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप भाजपा के बैठे हुए भाजपा के एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह
हमारी महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करते हैं, और दूसरी तरफ भाजपा अगर कहती है कि मैं बेटी बचाओ का नारा देती है, तो उनका पाखंड बाहर आ जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं किसानों की आय दुगना करूंगा और किसानों के ऊपर गोली चलाइएगा, तो आपका पाखंड बाहर हो जाएगा। सिद्धार्थ जी, मैं खेमचंद जी से इसका रिएक्शन लूंगा। कल है ना, कल देश की जनता रामलीला मैदान में पहुंच रही है, कोई पार्टी नहीं पहुंच रही है। जी ठीक है, मेरा एक दो जेन्युइन सवाल है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। पूछिए ना। महिला रेसलर्स वाला मामला कब का है? पिछले साल का है। किसानों वाला मामला कब का है? तीन महीने पुराना है। इसके अलावा और उसके पीछे भी जाएंगे तो वो 1.5 साल पुराना मामला है, जब एक बार और प्रोटेस्ट हुआ था। इसके अलावा जो बाकी मामले आप गिना रहे हैं, वो भी मामला 6 महीने साल भर पुराना है। तो इन चीजों को लेकर आपको क्या पहले नहीं रैली करनी चाहिए थी? अगर आपको लोगों की इतनी चिंता थी, देश की इतनी चिंता थी, मोदी जी के खिलाफ आपको अगर कोई सवाल उठाने थे, हम केंद्र सरकार की आलोचना करनी थे, केंद्र सरकार पर सवाल उठाने थे, आप लेट नहीं हो गए? आपको लगता है, या फिर अरविंद केजरीवाल जी को जब ईडी ने कस्टडी में लिया तो आपको लगा कि यही मौका है? जी, इसका जवाब सीधा सा है। भारत के प्रधान जी तो अभी तक 75 साल पहले पुराने जाके नेहरू जी तक के साथ, नेहरू जी ने इस देश के साथ क्या क्या गलत काम किया था उसका हिसाब किताब कर रहे हैं। तो हमारे संस्कृत में एक कहावत है, महाजनेन येन गता स पंथा, जहां बड़े लोग चलते हैं वहीं पीछे पीछे छोटे लोग चलते हैं। अच्छी बात है, आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी से इसका जवाब मैं लूंगा। अच्छी बात है। खेमचंद शर्मा जी, गंभीर एलिगेशन है आपके ऊपर, बताइए। विवेक जी, अनुरोध है, 3 लोग बोले हैं, थोड़ा जवाब देने के लिए समय देना। और अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने झूठ बोला है, सफेद झूठ बोला है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आप कहीं से भी सरकार चलाएं, हमें कोई परेशानी नहीं। हाई कोर्ट ने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। हाई कोर्ट को आप कोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, आप कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। कहाँ का है? कौन सी स्टेटमेंट में करें? आप मेरे को दिखा सकते हैं? सुन लो पहले, सिद्धार्थ जी सुन लो, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना है, आपको इंटरवेंशन नहीं किए। और दूसरा, कोर्ट में आप कह रहे हैं केजरीवाल जी ने अपना बचाव किया। अरे केजरीवाल जी, सिद्धार्थ जी सुन लेते हैं, 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 सुन लेते हैं, सिद्धार्थ जी सुन लेते हैं, सिद्धार्थ जी सुन लेते हैं। झूठ मत फैलाओ, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। मैं नहीं चाहता आप मेरे मित्र हैं कि मैं आप पे केस करूं कि कोर्ट ने कब कहा? आपको पता है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी? कोर्ट को आप इस तरीके से स्पष्ट कर देता हूं इस मामले में। खेमचंद जी, मैं दर्शकों के लिए भी स्पष्ट कर देता हूं, कोर्ट ने कहा है कि कोई इसमें संविधान में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। सिटिंग सीएम अगर अंदर है तो इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। एलजी की भूमिका इस मामले में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कोर्ट था। आपका जवाब पूरा कीजिए, टॉपिक पर। वही कह रहा हूं, कोर्ट ने इनको ये नहीं कहा है कि आप कहीं से भी सरकार चलाओ। सरकार चलाना जेल से क्यों प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्यों नैतिक रूप से पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बताऊं। लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड एक्सेस में आप कैसे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाओगे? नहीं, वो तो सीएम पद से रिजाइन नहीं कर रहे। आप मुझे एक बात बताइए, खेमचंद जी एक सेकंड, सिद्धार्थ जी रुक जाए ना प्लीज। सिद्धार्थ जी एक सेकंड, सिद्धार्थ जी ठीक है। सिद्धार्थ जी सुनिए ना मेरी बात। मैं 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ, सुनिए ना मेरी बात। मैं खेमचंद जी से जानना ये चाह रहा हूँ। मेरा विनम्र अनुरोध है कि मैं इनको जवाब दे दूं, क्योंकि कांग्रेस के मित्र ने भी बोला है। ठीक है, पूरा कीजिए। ठीक है, पूरा कीजिए खेमचंद जी। पूरी दिल्ली में झूठ फैला रहे हैं कि जेल से सरकार चल सकती है। कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा जेल से सरकार नहीं चल सकती। लिमिटेड एक्सेस होता है। ये वहां पे लीगल प्रोसीडिंग को ये फेस कर रहे हैं। तो इनका ज्यादातर समय उसकी स्टडी करने में, उसको डिफेंड करने में, वकीलों से बात करने में जा रहा है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नेंस के लिए, तो आपके पास कौन सा हक है कि आप सीएम बने रहे? और अगर आपके पास टाइम नहीं और आपके पास अधिकार की बैठक बुला सके, ठीक है खेमचंद जी, वो एलजी देख लेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि ये जो कल महाजुटान हो रहा है, वो मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को जनता के सामने, उसमें जो खामियां रही, जो सवाल इन्होंने उठाए, वो रखने के लिए साथ आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए, हेमंत सोरेन के लिए नहीं आ रहे हैं। जवाब आपका। ये भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अलग से कानून बनवाने के लिए, जेल से सरकार चलाने के लिए, और जो अनअकाउंटेड मनी है जिसका हिसाब किताब नहीं दे पाए, इन्होंने इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं की, उसको बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का संगम हो रहा है, भ्रष्टाचार का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और इससे जनता पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं जाने वाला, नकारात्मक इफेक्ट ही जाएगा। जनता देख रही है किस तरीके से अपने लिए, पर्सनल फायदे के लिए ये लिंक कर रहे हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे महापुरुषों को,
धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो स्वतंत्रता सेनानियों से लिंक करते हैं, जो कहते हैं कि केजरीवाल जी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं? पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी थी, आप अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे ही कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करती, इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन नहीं देती, फिर कहती है देखिए हमारे फंड फ्रीज हो गए। वैसी इनकी पार्टी है सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी, उनके गुंडों के साथ कोई एक्शन हो जाता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, और अगर उनके भ्रष्टाचारियों को पकड़ लिया जाता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो एक संगम है महा भ्रष्टाचारियों का, ऐसी पार्टियों का जो नकारात्मक पार्टी है, ऐसी ताकतों का जो देश को बदनाम करना चाहती है, देश को आगे नहीं ले जाना चाहती, लटकाना चाहती है, भटकाना चाहती है, और उसके लिए वो देश विदेश की सभी एजेंसियों का उपयोग कर रही है। ऐसे लोगों का भी उपयोग कर रही है, ऐसे पत्रकार का भी उपयोग कर रही है जो पत्रकार हमेशा से भारत विरोधी बातें करता रहा है। बांग्लादेशी पत्रकार है, वेल नोन पत्रकार है, हम सब जानते हैं कि उसने पहले भी भारत को बदनाम किया है, उसकी भी मदद लेते हो, फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं। उस बात को तो मैं एंटरटेन कर ही नहीं रहा हूं। अमेरिका जो कह रहा है, जर्मनी जो कह रहा है, वो कहने दीजिए उन लोगों को। वैसे भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि हमारे आंतरिक मामलों को हम खुद ही सुलझा सकते हैं, आपको इंटरवीन करने की आवश्यकता नहीं। अब जिसने सवाल उठाया, भारत ने सबका पुरजोर तरीके से जवाब दिया, और यहां पर राजनयिकों को बुलाकर भी उनसे सवाल किया गया। दीपक जी, आपका जवाब। देखिए विवेक जी, आज बड़ा अच्छा लगा सुन करके संजय राणा जी जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के लीडर्स की पैरवी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। लेकिन आज संजय राणा जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट की कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से एक तरफा ये सरकार की बात कर रहे हैं, मैं भी इनकी पैरवी करना चाहता हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी आप इनको कहीं ना कहीं भी, बहुत जगह की सीटें भी बची हुई हैं, आपने टिकट अनाउंस नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं इनको भी आप सांसदी का टिकट दे दीजिए, इनको भी कहीं ना कहीं पहुंचा दीजिए। देखिए आज ये अपाहिज की बात कर रहे हैं, अपाहिज कौन है? क्योंकि उनको ये अपाहिज कह नहीं सकते हैं, उनके साथ इनका जो भी लाभ हो, जिसको 42 बैसाखियों की आवश्यकता हो, उसको अपाहिज ना कह करके ये विपक्ष की पार्टियों को अपाहिज कहने का काम कर रहे हैं। और गुंडा इस सरकार में कौन फल फूल रहा है, शर्मा जी आप जान लो, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित और संरक्षित कानून का राज है, जिस तरीके से अपराध कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, कानून के अनुसार गलत को गलत और सही को सही किया जा रहा है। आज कानून का राज है, इसलिए यही राम हिसाब करेंगे, यही राम हिसाब करेंगे, यही राम हिसाब करेंगे। आम आदमी खुश है और गुंडे परेशान है। नहीं बोल रहा था, अगर डिबेट की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ठीक है दीपक जी बोलिए, दीपक जी और संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। दीपक जी पूरा कीजिए। जिस तरीके से इनकी सरकार में, सरकार द्वारा पोषित और संरक्षित अपराधी जो फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं, ये चश्मा, भक्ति का चश्मा लगा करके हिंदू को अलग चश्मे से देख रहे हैं, मुस्लिम को अलग चश्मे से देख रहे हैं। देखिए अपराधियों को कोई जात धर्म या वो नहीं, वर्ग नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और अभी ये कह रहे थे इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। नहीं एक सेकंड रुकिए ना, सिद्धरमैया, एक सेकंड खेमचंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सुन लो मेरी बात शर्मा जी, आप मेरी बात सुन लो। किसने इनको रोका था अजित पवार के ऊपर कार्रवाई करने से? किसने इनको रोका था नारायण को जेल भेजने से? किसने इनको रोका था सिद्धरमैया को जेल भेजने से? क्यों नहीं भेजा इन्होंने जेल जब उनके खिलाफ इतने भ्रष्टाचार के आरोप थे? देखिए ये इन लोगों ने भ्रष्टाचार को भी शिष्टाचार बना लिया है, और हम लोग जनता की अदालत में हैं, हम लोग विवेक जी जनता के बीच में जा रहे हैं, और 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में जनता ही फैसला करेगी और जनता इनका हिसाब करने जा रही है। ठीक है, जनता हिसाब करेगी। लेकिन एक बात जो बार बार कही जाती है, मुझे उस बात से ऐतराज है कि भाई लोकतंत्र खतरे में। राहुल जी के बयान की काफी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया और कहा कि जो लोग एक्शन ले रहे हैं, जो भी अधिकारी एक्शन ले रहे हैं या भी जो भी जांच कर रहे हैं, जो इस तरह के फैसले कर रहे हैं, वो सोच लें कि बीजेपी की सरकार जब जाएगी, कांग्रेस की सरकार जब आएगी, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। विवेक जी तो ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन के लिए क्यों पीछे पड़े रही है? क्या उनकी रिश्तेदारी थी संजय मिश्रा जी से इनकी? सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, राहुल जी का वाला बयान अगर हो तो एक बार लेकर आए, मैं सुनाना भी चाहता हूं। जी, जो अधिकारी आता वो काम करता, जो ईडी का डायरेक्टर आता वो काम करता। लोकतंत्र कैसे खतरे में आ जाता है दीपक जी? लोकतंत्र पड़ी हुई थी जी, लोकतंत्र कैसे खतरे में आ जाता है? कल भी यही कहा जाएगा। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं और आपको इस बात की गारंटी भी दे सकता हूं कि कल दिल्ली में जो रैली होगी उसमें से भी यही कहा जाएगा कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में। विवेक जी लेट मी कंक्लूड। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पावर का बेजा इस्तेमाल कर रही है, और लोकतंत्र बताता है कि अपनी सरकारें बनती हैं,
पहले भी विपक्षी नेताओं पर एक्शन हुए हैं दीपक भाई, ऐसा तो नहीं है पहले विपक्षी नेताओं पर एक्शन नहीं हुए। अब मेरी बात आने दीजिए विवेक भाई, बोलिए विवेक भाई, लेट मी कंक्लूड। मैंने कहा ना कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सुरेश कलमाड़ी ए राजा से लेकर के अपने सरकार के मंत्रियों को जेल भेजा। लालू प्रसाद यादव, इन्होंने अजीत पवार को अपनी सरकार में ले लिया। नहीं, लालू प्रसाद यादव पर कब केस रजिस्टर हुआ? बाकी नेताओं पर कब केस रजिस्टर हुआ? इससे पहले तो लालू प्रसाद यादव जी किसकी सरकार में गए थे जेल? नहीं, केस कब रजिस्टर हुआ? किसकी सरकार में जेल गए थे? नहीं, किसकी सरकार नहीं, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ केस कब रजिस्टर हुआ था? इतनी पुरानी बात। अरे मेरी बात लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी किसकी सरकार में जेल गए? अजीत पवार जी तो जेल बड़ी कमजोर है। अजीत पवार जी तो याद नहीं है। पुरानी बातें आप बता दो ना, आप बता दो ना। भारतीय जनता पार्टी का घोषित प्रवक्ता, बीजेपी का घोषित प्रवक्ता, आप बता दो। अरे बीजेपी क्या इस देश में इनको तो याददाश्त कमजोर है। बीजेपी का घोषित प्रवक्ता, बीजेपी इस देश में का घोषित प्रवक्ता, रिक्वेस्ट बीजेपी का घोषित दीपक जी आंसर ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषित प्रवक्ता। हाँ, सुन लीजिए दीपक जी जवाब ले लेते हैं। संजय सर, बड़ा खुशी होती है कि संजय नाम का अरे आदमी टिकट मांगिए, टिकट वो इनको आईना दिखा रहा लग रहा है तड़पने। चलो ठीक, अच्छी बात है, मेरा नाम नहीं, धन्यवाद। वो टिकट अरे धन्यवाद। अरे टिकट आप भी दे दोगे, हम भी आपसे भी लड़ लेंगे। टिकट मांगिए, हम प्रजातंत्र खतरे में। विवेक भाई, इस देश में प्रजातंत्र खतरे में। दीपक भाई सुन लेते हैं प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विक्रम जी आ गए दोबारा ज्वाइन हो गए हमारे साथ। छोटा रिस्पॉन्स देना है दीपक भाई ये लगातार इंटरप्ट कर रहे थे, ये लगातार इंटरप्ट कर रहे थे। मैं बोल रहा था संजय राणा जी लगातार इंटरप्ट कर रहे थे। दीपक और अभी इंटरप्शन हो रहा था, दिक्कत हो रही है इनको। जब ये बोल रहे, जब मैं बोल रहा था लगातार उन्होंने इंटरप्ट किया मुझको। मेरी बात नहीं आने दी उन्होंने। अपाहिज को बता के दिखाया, इसको 42 बैसाखी का सारा चीज बता दिए। ठीक है, वो सवाल 42 बैसाखियों का सारा चीज हिम्मत तो बता दे, किसके पास 42 बैसाखी है बता दिए। ठीक है, अपनी अल्फाजों को संभाले। ठीक है, कितना बोलोगे? एक ही चीज आठ बार बोलो। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट चाहिए, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट चाहिए। अरे सर, हम तो छोड़ दीजिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट चाहिए विवेक जी। अपाहिज जो ना मालूम क्या क्या व्याकुल भारत कहाँ हो रहे हो? दीपक जी बस व्याकुल भारत हो रहे हो। व्याकुल भारत आप हो रहे हो। संजय जी स्क्रीन पर आइए और सिद्धार्थ जी स्क्रीन पर आइए। विक्रम जी मैं आ रहा हूँ, संजय जी आइए। देखिए नहीं, वो जो दीपक जी बोल रहे हैं, दीपक जी जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 42 दलों का संगठन एनडीए में है। आपने एलिगेशन लगाया कि भाई उनको पहिए की आवश्यकता पड़ रही है, सहारे की आवश्यकता पड़ रही है, तो उनका जवाब ये है कि इधर भी है। देखिए सर, बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने प्रश्न उठाया और आपने मुझसे पूछा 42 नंबर है। ये बता दीजिए कि एनडीए की किस गठबंधन में, किस प्रदेश में, किस जगह पे मतभेद है। भाई बंगाल में आपके मतभेद है, बिहार में आपके मतभेद है, उत्तर प्रदेश में आपके मतभेद है, दिल्ली में आपके मतभेद है, पंजाब में आपके मतभेद है, महाराष्ट्र में आपके मतभेद है। तो भैया दल से क्या होता है? नंबर है ना। और आप बैसाखी क्यों बोल रहे हैं? बता रहे बैसाखी क्यों बोल रहा हूं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समझौता उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं किया, गठबंधन बनाना है। आज के दिन में मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है, उनकी मजबूरी थी उस वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए, इसलिए उन्होंने टाई अप किया था। नंबर 1। नंबर 2 जो बात करते हैं प्रजातंत्र खतरे में। इस देश में जितने पैनलिस्ट बैठे हैं अभी इस समय, ये नहीं बता सकते कितने बार यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है। 132 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और 90 टाइम्स हमारे माननीय कांग्रेस के लोगों ने लगाया है। और सारी छोटी पार्टियां, चाहे वो प्रादेशिक पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे दूसरी पार्टियां, उनकी सरकार को गिराया। मुलायम सिंह की सरकार गिराया, कल्याण सिंह की सरकार गिराया अपनी मर्जी के लिए। तो प्रजातंत्र तब खतरे में नहीं था। ये बताइए, प्रजातंत्र खतरे में होता तो 27 पार्टी के नेता आकर के दिल्ली में क्या स्पीच दे सकते थे और टीवी में प्रवक्ता इस तरह से बातें कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। प्रजातंत्र खतरे में नहीं है। खतरे में इनकी राजनीति है, खतरे में इनका परिवार है, खतरे में इनका भ्रष्टाचार है जो कर रहे हैं, ये खतरे में। ये खतरे से बाहर आने के लिए ये छटपटाहट है। ये छटपटाहट इसलिए नहीं कि जनता के लिए। ये बताइए 7-8 साल में आपको जनता की याद नहीं आई? जेल में जाते ही आपको पानी और सीवर याद आने लगा? काहे भैया 11 साल से सो रहे थे क्या, जो आपको जेल जाते समय याद आ गया? तो भैया सबको अपनी राजनीति जमीन जो है खसकती नजर आ रही है। तो सब जितने लोग हैं, चोर चोर गांव में कहावत होती है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो सारे मौसेरे भाई होकर के मिल लिए। भैया अपना तुम देखो, हम तुम्हारा देखेंगे, हम एक दूसरे का साथ दे रहे। ये चल रहा है। प्रजातंत्र आपका जवाब, उसके बाद मैं विक्रम जी आपके पास आ रहा हूं। जी मैं जवाब देने से पहले मेरा पहला भी मानना है कि जो भी प्रवक्ता होते हैं उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। अभी इस कार्यक्रम में मुझसे पहले भाजपा के प्रवक्ता जो थे उन्होंने कह दिया कि इस कार्यक्रम, कल के कार्यक्रम के बारे में
कि विदेशी एजेंसियों का हाथ है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कोई एक विदेशी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र संघ को उन्होंने विदेशी एजेंसी बताया है। अब मुझे ये बताइए कि इसी विदेशी एजेंसी में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी वहां जाके भाषण क्यों देते हैं? बांग्लादेशी पत्रकार का उपयोग करके 3 जगह सवाल पूछे गए, जर्मन में, यूएस में और यूएन में, और वहां से अपना इन्फ्लुएंस यूज करके भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाने की कोशिश की गई, और उसी पत्रकार से जाके राहुल गांधी जी मिलते हैं, उसी पत्रकार के साथ इनके संबंध होते हैं। और हम ये भी जानते हैं किस तरीके से राघव चड्ढा जाके लंदन में उससे मिलते हैं जो हमेशा से शुरू से बात कह रहा हूँ, खेमचंद शर्मा जी और सिद्धार्थ शर्मा जी, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ना मैं जर्मनी के इंटरव्यून पर कोई कमेंट, कोई रिमार्क करूंगा, ना अमेरिका के किसी भी एक्शन पे या फिर कमेंट पे मैं रिमार्क करूंगा, ना यूएन के मामले पे करूंगा, क्योंकि मेरे शो का वो टॉपिक नहीं है। और मैं ये मानता हूं भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी भी देश को ये औचित्य नहीं, अधिकार हमने नहीं दिया है कि वो हमारे मामलों में इंटरवीन करे। अब आते हैं इस देश की पॉलिटिक्स पर। बिल्कुल सिद्धार्थ शर्मा जी, पूछिए ना सर, सवाल पूछिए। नहीं, मैंने आप पूछा ना आपसे। अब जो राहुल गांधी का बयान आया, मैं बयान पहले आपको सुनवाता हूं, फिर आपका जवाब लेता हूं, विक्रम जी के पास जाता हूं। जरा राहुल गांधी का बयान एक बार सुनवाइए पैनलिस्ट को और दर्शकों को भी कि राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं। चलाइए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर से ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये बात राहुल जी ने अपने उद्बोधन में कही है। मैं इसका लब्बो लुबाब समझना चाहता हूं। मैं सिद्धार्थ जी आपसे जवाब लूं, लेकिन विक्रम जी शायद इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। विक्रम जी, देखिए, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी? जब राफेल की फाइल चोरी हो जाती है, जवाब तो देना पड़ेगा भैया। जीएसटी की मार में घपलाबाजी होती है, जवाब तो देना पड़ेगा भैया। इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया और उस चीज को उन्होंने नष्ट करने का काम किया, जवाब तो देना पड़ेगा भैया। कितने का घोटाला है, किस किस से चंदा लिया और किस किस को धंधा दिया, जवाब तो देना पड़ेगा भाई। आप ये सोच करके बैठे रहें कि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम कम है और आप महंगे रेट में यहां बेच रहे हैं, कितना पैसा कहां जा रहा है, कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा भाई। नहीं तो बीजेपी से सवाल, कितने प्राइवेटाइजेशन आप कंपनियों को ठेका दे रहे हो, नौजवानों को आप। नहीं सवाल, आप सवाल कांग्रेस, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक सवाल बीजेपी, आप जो सवाल उठा रहे हो वो बीजेपी पर उठा रहे हैं। आपको बता दूं कि जैसे अभी संजय राणा जी ने कहा कांग्रेस बैसाखी एक अकेला सप्पे भारी, किसने नारा दिया था ये? जी नहीं विक्रम जी, राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो एजेंसी के खिलाफ कह रहे हैं, बन गया बीमारी, वो ऑफिसर्स के खिलाफ कह रहे हैं। नहीं विक्रम जी उस लाइन पे आते हैं ना, मैं इस पर आपने जवाब दिया है, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपने जो एलिगेशन लगाए वो बीजेपी गवर्नमेंट में घोटाले हुए, आप ये बात कह रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि बीजेपी की रिजीम में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, हम सरकार में आएंगे तो इन घोटालों को उजागर करेंगे, तो मैं ये बात समझ सकता था। लेकिन जो एजेंसीज के बारे में कह रहे हैं, जो रिमार्क उन्होंने दिया, मैं उसे समझना चाह रहा हूं विक्रम जी आपसे प्लीज। निश्चित तौर पे अगर एजेंसियों के ऊपर आज कलंक लगा हुआ है, एजेंसियां आज जिस प्रकार से तोता बन के काम कर रही हैं, चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है जी, आज ईडी सीबीआई ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आज जिस प्रकार से ये लोग तोता बन के काम कर रहे हैं, ये विभाग, जवाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। और जिस प्रकार से भाई साहब अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, एक ही परिवार के 2-2, 3-3 लोगों को आपने सब दलों को जोड़ने का जो काम किया, एक अकेला सप्पे भारी, आज उसी को पड़ रही है बैसाखी की जरूरत जी। 56 इंच का सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है सिद्धार्थ जी आगे ना माथे पे पसीना, दीपक जी आ रहा हूँ, आगे ना माथे पे पसीना, ठीक है विक्रम जी आ रहा हूँ, विक्रम जी आ रहा हूँ, विक्रम जी आ रहा हूँ। सिद्धार्थ जी आपका रिएक्शन, गरीबों का जीना। सिद्धार्थ जी बोलिए। हाँ विवेक जी, कि ईडी का काम है जो भी पैसा उगाही करता है, मनी लॉन्ड्रर को पकड़ के जेल में डालना। हाँ। इसी आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है। तो क्या ये सही नहीं है कि ईडी ने ललित मोदी जैसे लोगों को
जिनके ऊपर ईडी का केस था, पीएमएलए केस था, उनको भारत से बाहर भागने दिया, और वो जो जिसने उनको भगाया उनके वकील को भाजपा ने दिल्ली के नई दिल्ली सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया। इसका मतलब एजेंसियों का दुरुपयोग तो स्पष्ट हो गया है। जिसको आपको पकड़ना था उसको आप बाहर भेज रहे हो, और जो स्कूल बना रहा था उसे आप जबरदस्ती जेल में रख रहे हो। तो यही तो खेल है कि भाजपा जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। घर में एक चाकू होता है, उस चाकू से आप सब्जी काट के खाना भी बना सकते हैं, उसी चाकू से आप किसी को घायल भी कर सकते हैं। भाजपा ने अपने एजेंसियों का दुरुपयोग इसी ढंग से किया हुआ है। खेमचंद जी, आ रहा हूं संजय जी खेमचंद जी के बाद। खेमचंद जी ऑफिशियल बीजेपी प्रवक्ता हूं, उसको रिस्पॉन्ड करें। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बयान दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, मैं उसकी निंदा करता हूं। उन्होंने ऑफिसर्स को धमकाया है, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने का काम किया है। अगर उनमें हिम्मत है, ये फ्रस्ट्रेशन है उनकी, ये हताशा है। जिस तरीके से उनकी चोरियां पकड़ी जा रही है, जिस तरीके से उनका जो इग्नोरेंट बिहेवियर है, उनकी पार्टी का इग्नोरेंट बिहेवियर है, वो पकड़ा जा रहा है। जिस तरीके से उनके नेता बहुत रहे हैं, और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में अधिकारियों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं, अरे भाई ईडी ने अपना काम किया, अच्छे से किया, अच्छे से कर रही है। ईडी ने किसी को नहीं भगाया। ललित मोदी की जो बात करते हैं, हमारी सरकार में उन्होंने फ्रॉड नहीं किया। जो फ्रॉड किया वो यूपीए में किया, यूपीए के दौरान किया। यूपी वालों ने एक बात बताइए, शायद आपको इस खबर की जानकारी होगी। आप लोग कहते हैं कि भाई क्राइम और करप्शन के अगेंस्ट आप लोगों की जीरो टॉलरेंस की नीति है। वायनाड से आप लोगों ने जो बीजेपी कैंडिडेट दिया है उसके खिलाफ 242 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। ज्यादातर केसेस सबरीमाला प्रोटेस्ट में दर्ज हैं। नहीं तो ये तो आप अब देखिए ना, ये कौन से केसेज हैं? सबरीमाला, वहां पे जिस तरीके से केरल में जो लेफ्ट और कांग्रेस है, उन्होंने हिंदुओं को दबाने की कोशिश की, हिंदुओं को बर्बाद करने की कोशिश, हमारी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की। तो उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तो 200 क्या 500 केसों 1000 केसों हम उसको टिकट देंगे, क्या दिक्कत है? उनपे कोई करप्शन के केस थोड़ी है, उनपे कोई क्रिमिनल केस थोड़ी है। क्रिमिनल और करप्शन केस करने वाले केजरीवाल जी और कांग्रेस के नेता वो प्राउडली बीजेपी स्टेट चीफ करप्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। Who has also a candidate pitted against Congress MP Rahul Gandhi in Wayanad Lok Sabha constituency has 242 criminal cases against him. देखिए, यहाँ पे राहुल गांधी पे केस हैं कौन से? फाइनेंशियल फ्रॉड के। और हमारे कैंडिडेट पे कौन से? समाज के लिए लड़ाई लड़ने के। और उन पे केस किसने दर्ज किए? देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या होता है। मैं संजय जी आपका इस पर फाइनल कमेंट चाहूंगा जल्दी से। मैं देखिए मैं विक्रम जी आ रहा हूं, प्लीज। मैं एक जवाब दे देता हूं खेमचंद जी को। मैं खेमचंद जी को एक जवाब दे देता हूं। जी खेमचंद जी, आप सुन लीजिए। आपने राहुल गांधी जी के मुकदमों के बारे में बोला, आप जरा तड़ीपार के मुकदमे के बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, पर्सनल रिमार्क्स अभी इस तरह के कमेंट्स नहीं। मैं संजय जी से फाइनल कंक्लूड करना चाहूंगा। विक्रम जी होल्ड कीजिएगा। मैं संजय जी को स्क्रीन पर प्लीज होल्ड कराइए सबको। संजय जी आपका फाइनल रिमार्क। मैं विवेक, यहाँ पे मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मेरा इसलिए मैं आपसे फाइनल रिमार्क ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ निष्पक्ष बातें आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ जो भी साक्ष्य रखे जाए, जो भी तथ्य रखे जाए, सत्यता पे रखा जाए। पहली बार ललित मोदी नहीं और नीरव मोदी है। और जो टोटल घोटाला हुआ तो 19,000 करोड़ रुपए का हुआ था, उसका आप जाके चेक कर लीजिए। रिकवर 20,000 करोड़ रुपए नहीं। कल के रैली से क्या विपक्ष को फायदा हो रहा है? जल्दी से 5 सेकंड। ये जो रैली कल कर रहे हैं, इनको 1 साल पहले करनी चाहिए थी। लेट हो गए, आप ये कह रहे हैं लेट हो गए। चलिए, जनता में, लोकतंत्र में फाइनल फैसला जनता की अदालत में होता है, जन अदालत में होता है। लोकतंत्र में फाइनल मोहर जनता लगाती है। तो कल के रैली पर जनता का रिएक्शन क्या रहता है, 24 के चुनाव में इंपैक्ट क्या होता है, सब कुछ पता चल जाएगा 4 जून को जब रिजल्ट सामने आएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। आपने